दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 1 किलोवाट कनेक्शन के दाम 250% और 5 किलोवाट कनेक्शन के दाम 118% बढ़ा दिए हैं। ये वही उत्तर प्रदेश सरकार है जिसने गर्मियों में 8 घंटे बिजली की कटौती की थी। भाजपा का बिजली का मॉडल है लंबे बिजली कट और महंगी बिजली। इसलिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी है कि वो अरविंद केजरीवाल को दोबारा चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए, वरना जो स्थिति आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वही स्थिति दिल्ली में भी होगी। गरीब परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे छोटे कनेक्शन लेते हैं, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, उसको बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। यानी 250% की वृद्धि एक छोटा सा 1 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन पाने के लिए। अगर किसी का 5 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन है, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए, शहर में रहने वाले लोगों के लिए, आम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सामान्य बात है, 5 किलोवाट बिजली के कनेक्शन के दाम को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118% बढ़ा दिया है। 7,967 रुपए से 17,365 रुपए कर दिया है, यानी 118% की वृद्धि। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8-8 घंटे के पावर कट लगाए। और ये 8-8 घंटे के पावर कट किसी दूर दराज के गांव में नहीं लग रहे थे, ये 8 घंटे के पावर कट नोएडा में लग रहे थे, ग्रेटर नोएडा में लग रहे थे, गाजियाबाद में लग रहे थे, साहिबाबाद में लग रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित पीएम विश्वकर्मा 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदारी से स्वागत किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क की आधारशिला भी रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले ही हम सब ने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का यह उत्सव प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है
जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। यानी पारंपरिक हुनर का सम्मान, कारीगरों का सशक्तिकरण और विश्वकर्मा बंधुओं के जीवन में समृद्धि, ये हमारा लक्ष्य है। और साथियों, विश्वकर्मा योजना की एक और विशेषता है, जिस स्केल पर, जिस बड़े पैमाने पर इस योजना के लिए अलग अलग विभाग एकजुट हुए हैं, ये भी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के 10 साल के सफल कार्यकाल का वर्णन करते हुए मैं कहता हूं कि 10 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी हैं, विकास की नई मिसाल। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे और हमारे भारत को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। आने वाले वर्षों में एनडीए सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सूची में भारत का स्थान मजबूत करेगी। मोदी जी के 10 साल के सफल कार्यकाल का वर्णन करते हुए मैं ये कहता हूं, 10 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी है, विकास की नई मिसाल। लगातार तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री पद संभालने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार तीसरे कार्यकाल में प्रगति की गति 3 गुना बढ़ाएंगे और हमारे भारत को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। ये 100 दिन तो एक झांकी है, मोदी साहब की बड़ी इनिंग अभी बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को महासत्ता बनाने का 140 करोड़ जनता का सपना 100% पूरा होगा। आने वाले वर्षों में हमारी एनडीए सरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सूची में भारत का स्थान मजबूत करेगी, ऐसा हमें विश्वास है। 21वीं सदी भारत की सदी, ऐसा मोदी साहब ने कहा था। हमारा भी यही कहना है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एमएसएमई विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य है सकारात्मक संक्षेप के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों के जीवन में बदलाव लाना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एमएसएमई विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी को दृष्टिगत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिल्ली के जसोभूमि में विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य है सकारात्मक संक्षेप के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में जाने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को जीवन में बदलाव लाना है। यह योजना 18 व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के समर्थन के लिए बनाई गई है, जो इस प्रकार है। जैसे बढ़ई हैं, नाव निर्माता हैं, कवच बनाने वाले हैं, लोहार हैं, हथौड़ा और उपकरण की निर्माता हैं, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं, मोची भाई हैं, राजमिस्त्री हैं, टोकरी चटाई झाड़ू बनाने वाले लोग हैं, गुड़िया और खिलौना वाले लोग हैं, नाई हैं, मालाकार हैं, धोबी हैं, दर्जी हैं और मछली पकड़ने वाले जाल बनाने वाले भाई हैं। यह योजना इस व्यवसाय में लगे विश्वकर्मा को सम्मान देने और उनके सामर्थ्य को उत्पन्न करने के लिए समृद्धि लाने। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाख का
इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय इतिहास। प्राचीन काल से ही लाख की खेती की जाती रही है। आज भी लाख की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का लक्ष्य है आय दोगुनी करना किसानों का। हमें पारंपरिक खेती से आगे बढ़ना होगा। जब हम इस दिशा में सोचते हैं तो लाख की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। हम लगभग 400 करोड़ रुपए का लाख निर्यात करते हैं। इस क्षेत्र में अनंत संभावना है। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है। 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था। वो लाह से बना था, लाख से बना था। और तब से लेके आज तक लाख की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहां दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, किसान की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, गरीब आगे बढ़े। और इसलिए खेती में उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना, और खेती का विविधीकरण, मतलब परंपरागत केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी, मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं। लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उनने अलग अलग समूह बनाए हैं। उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। अनंत संभावना है इसमें। और इसलिए लाह की खेती, देखो, लाह महत्वपूर्ण है हमारी आय बढ़ाने के लिए। लाह महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक का ये विकल्प है। प्लास्टिक पर्यावरण का दुश्मन है, तो प्लास्टिक से बचाने के लिए हम लाह का उपयोग कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आज कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें यहां पर बैठी है, मैं उनका यहां पर स्वागत करता हूं। और वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे लगता है कि भाजपा को शेख खानदान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला ने यहां उनके एजेंडे को लागू किया। जहां तक महबूबा मुफ्ती परिवार और पीडीपी का सवाल है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद होगा कि सरकार बनाने के लिए वे 2 से 3 महीने तक हमारे दरवाजे पर थे। उन्होंने आगे कहा कि हम जो भी शर्तें रखेंगे वे हमारे साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। और हमने शर्तें रखी, जैसे कि 370 से छेड़छाड़ न करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत से बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर अब्दुल्ला परिवार ने पाकिस्तान के एजेंडे को लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। कश्मीर का इलाहा मुल्क के साथ हुआ। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया। शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही, ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब, ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जब वो वजीर थे। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती और पीडीपी का सवाल है, मुफ्ती खानदान का सवाल है, तो मोदी जी को याद होगा पहले 2 महीने फिर 3 महीने वो हमारे दरवाजे पे रहे। उनके लोग की खुदा के लिए हमारे साथ सरकार बनाओ और आप जो शर्त रखोगे हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है। और हमने शर्तें रखी, 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना और रास्ते खोलना, एस्पा खत्म करना, पाकिस्तान से बात करना, हुर्रियत के साथ बात करना, जिसके लिए हमने वहां से बहुत बड़ा डेलीगेशन भेजा। यूं तो पूरे देश में पूर्णिमा के मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, मगर नालंदा जिले के 2 अलग अलग इलाके में 2 दिनों तक प्रतिमा विसर्जन मेला का आयोजन किया जाता है। शहर के पुराने हिस्से पुल पर में पूर्णिमा के दिन हवन के बाद, जो सोहसराय इलाके में पूर्णिमा के अगले दिन हवन के बाद प्रतिमा विसर्जन के मौके पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें आसपास के दर्जनों गांव के लोग खेल तमाशों का मेले का लाभ उठाते नजर आते हैं।
वहीं वैशाली जिले के महनार प्रखंड के कई पंचायत एवं नगर परिषद बाढ़ में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध नहीं होने से नाराज लोगों ने हाजीपुर, महनार, मुही उद्दीन नगर के हसनपुर के समीप लोगों ने सड़क को जाम कर आगजनी किया और स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधि के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आपको बता दें कि महनार प्रखंड के हसनपुर, दक्षिणी हसनपुर, उत्तरी एवं अलीपुर हट्टा पंचायत एवं नगर परिषद के 10 वार्ड पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। बाढ़ से परेशान और हम लोग कुछ राहत अभी तक नहीं मिल रहा है। न खाने का राहत मिल रहा है, न मानजल का राहत मिल रहा है, घर गिरने वाला है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, न कोई देखने के लिए आ रहा है। इसलिए हम लोग कितना दिन से डूबे हुए हैं? अभी तक कोई राहत सामग्री कोई आया देखने के लिए? विधायक आए थे और कुछ अपना बोल रहे थे, जो सुविधा चाहिए तो दे सकते हैं। बट यहाँ का मुखिया थे ना, वो मना कर दिए, बोले कि यहाँ क्या आते कोई नहीं क्षेत्र नहीं है, तो देखने का चीज है, चल के देख ले। कितने लोग प्रभावित होंगे? लगभग 10 पूरा है, दक्षिणी पंचायत। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का सब सुविधा प्रोवाइड किया है। हम लोग का बाढ़ नहीं रहे, पूरा अलीपुर एकदम बाढ़ से पूरा पीड़ित हो गया। पानी घर में घुस चुका? घर से बाहर पानी जा रहा है। पानी बढ़ ही रहा है अभी। हाँ। कितना घर प्रभावित होगा? घर से ऊपर पानी चल रहा है जैसे। वहीं नवादा में दबंगों द्वारा दलितों की बस्ती जलाए जाने के मामले में बिहार में सियासी तेज हो गई है। एक तरफ नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को इस घटना को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जनक राम ने इस घटना को लेकर महागठबंधन पर ही निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा है कि नवादा की घटना महागठबंधन के साजिश का नतीजा है। जिन लोगों के द्वारा दलितों की बस्ती को जलाया गया है वह महागठबंधन के ही लोग हैं, जिन्होंने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन को वोट नहीं दिया था। इसी कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है। लगी कि इस घटना में उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? नवादा की घटना बहुत निंदनीय है, शर्मनाक घटना है और इस घटना के पीछे महागठबंधन की साजिशें दिख रही है। जैसे घटना की सरकार की जानकारी मिली, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वरीय अधिकारियों की बैठक हुई। अब बैठक करके जो भी दबंग किस्म के लोग लाठी के बल पे, गोली के बल पे, हथियार के बल पे कमजोर वर्ग के लोगों को घर उजाड़ने जलाने का काम किया गया, त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लोगों की अरेस्टिंग शुरू हो गई। कोई इसके पीछे मंशा अगर गड़बड़ है तो उनके घर तक कानून जाएगी, उनकी गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में डालेंगे। सर, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं आगलगी की इस घटना में, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? लेकिन सरकार पूर्णतः उनके आवास के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए सारी इंतजाम सरकार, ये सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इस सरकार में कोई गरीब गुरबा को डरा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता है। लेकिन हमने कहा ना, गरीब गुरबा अगर महागठबंधन को वोट नहीं दिया, गरीब गुरबा राहुल गांधी को बिहार में वोट नहीं दिया, इसलिए बिहार में तेजस्वी यादव जी और देश में बैठ के राहुल गांधी जी गरीबों। रायबरेली में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डलमऊ स्थित बड़ा मठ के महामंडलेश्वर को लेकर गलत बयानबाजी से संत समाज भड़का हुआ है। आपको बता दें कि सनातनी धर्म विरोधी बयान से संत समाज भड़का हुआ है। बता दें कि 15 सितंबर की रात एक संदिग्ध कमिश्नरी युवक पहुंचा था। मठ उसी के बाद से चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। भाकपा माले नेता विजेंद्र विद्रोही ने सनातन धर्म विरोधी बयान दिया था। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज संत समाज ने कार्रवाई होने की गुहार लगाई है। वहीं भड़काऊ बयान सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। मामला यह है कि संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ जो एक प्रकरण चल रहा है सनातन धर्मपीठ में, तो उसके विषय में आए हैं कि देखते हैं बयानबाजी लोग अलग ढंग से बिना तथ्य को जाने हुए किस तरह की बयानबाजी की जाए, किस तरह के कि कोई भी भारत में आए कहीं से रह सकता है या किसी का भी अधिकार कहीं आने जाने का है, इस तरह की जो बयानबाजियां हम सुन रहे हैं, इन पर रोक लगनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कह रहा हूं, कश्मीर की तो बहुत दूर की बात है, उसने महाराष्ट्र बताया था, उसके पास जो आईडी निकली थी
वो डीएल निकला था, वो फर्जी था। आज हमारे पास, आपके पास होगा, उसका फ़ोटो भी है, जो सो ही नहीं कर रहा है किसी इलेक्ट्रिक पे। ये बात जानी चाहिए कि हमने संदिग्ध दर्ज कराया था कोतवाली में, और उस संदिग्ध के नाम से जांच शुरू होनी चाहिए थी। उस पर लोग देख रहे हैं, एक कोई विद्रोही करके है आपके ज़िले के कोई आदमी, उनको हम आज सुने हैं। हमको बड़ा कष्ट हुआ कि सनातन धर्मपीठ के महामंडलेश्वर का पद क्या होता है, जिसको ये नहीं मालूम होती, वो हमारे संस्कृति और सभ्यता के विषय में क्या बात करेगा। वहीं लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ आपदा और अग्निकांड से बचाव के लिए शहर में बिलोबी मैदान में एनडीआरएफ की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा आपदा में राहत बचाव को लेकर मॉडलिंग के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि आपदा में किस प्रकार से टीम राहत बचाव का कार्य करती है। बिलोबी मैदान में राहत बचाव के दौरान प्रयोग में आने वाले अति आवश्यक विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स की टीम व राहत बचाव के लिए अन्य कैंप लगाए गए हैं। इस दौरान राहत बचाव के दौरान मौजूद होने वाले संबंधित अधिकारी भी कैंप में मौजूद रहे। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित मधुबन प्रखंड के रायपुर गांव में बलगिरी ने 4 फीट जमीन के लिए ससुर और बहू को मारकर घायल कर दिया। बहू खुशबू देवी ने बताया है कि हम लोग मरवन प्रखंड के रायपुरा गांव में रहते हैं, जहां 15 धुर जमीन है, जिसमें 4 फीट जमीन बगल के लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। कई बार हमारे साथ मारपीट भी की गई है। आज भी 2 व्यक्ति ने मेरे ससुर को पकड़ के खूब मारा और जब मैं बचाने गई तो मुझे भी घायल कर दिया। वहीं वैशाली के सोनपुर में बीती रात हुआ भीषण नाव हादसे में लापता 4 लोगों में से 3 लोगों का शव एसडीआरएफ की टीम ने खोज कर बाहर निकाल लिया है। मृतक के परिवार वालों के मुताबिक सभी लोग राशन का सामान लेकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से नाव पर सवार 16 लोगों ने नाव से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 लोगों को बुरी तरीके से झुलस गए और 4 लोग लापता हो गए। एसडीआरएफ टीम के द्वारा 4 लोगों में से 3 लोगों का शव सोनपुर थाना क्षेत्र के जयतीपुर के पास से एसडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिया है। बरामद शव को सोनपुर थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 4 लोग थे, 3 लोग को बॉडी मिला, 1 लोग को भी नहीं। खोजबीन जारी है। 2 लोग घायल, अभी 3 लोग का मिला है। कौन थे आपने? फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।